अध्याय 4 चाबियों का रखवाला। भड़ाम किसी ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। डडी चौंक कर जागा। बम कहाँ फटा? उसने मूर्खों की तरह पूछा। तभी उसके पीछे धमाका हुआ। वर्नन अंकल कमरे में फिसलते हुए आए। उनके हाथ में राइफल थी। अब सभी को पता चल चुका था कि उस लंबे पतले पैकेट में क्या था जो वे खरीद कर लाए थे। कौन है? वे चिल्लाए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ पल खामोशी रही, फिर धड़ाक दरवाजे को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि वे कब्जे सहित उखड़ गया, और जब दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा तो उसकी आवाज़ कानों को के पर्दे हिला देने वाली थी। दरवाजे की चौखट पर एक भीमकाय आदमी खड़ा हुआ था, जो लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से छपा हुआ था, परंतु उसकी आंखें काली बीटल की तरह उसके बालों के बीच से चमक रही थी। भीमकाय आदमी को झोपड़ी में घुसने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ना पड़ा, और अंदर आते समय वह झुक गया ताकि उसके सिर छत से न टकरा जाए। उसने झुककर दरवाज़ा उठाया और उसे इतनी ही आसानी से चौखट में लगा दिया जैसे उसने तोड़ा था। बाहर से आ रही तूफान की आवाज़ अब थोड़ी कम हो गई। वह मुड़कर उन लोगों की तरफ देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफ़र आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहां डडली दहशत के मारे जमे बैठा था। मोटे थुलथुले दूर हट, अजनबी आदमी ने कहा। डडली ने चूं चूं जैसी आवाज़ निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ पड़ा, जो डरी और सहमी सी वर्नन अंकल के पीछे दुबकी हुई थी। और ये रहा हैरी, भीमकाय आदमी ने कहा। हैरी ने उस खूंखार जंगली घुंघराले चेहरे को देखा। भीमकाय आदमी की बीटल जैसी आंखें चमकती हुई मुस्कुराती हुई देख रही थी। हैरी, हमने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, भीमकाय आदमी ने कहा। तुम काफ़ी हद तक अपने डैडी के तरह दिखते हो, परंतु तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हैं। वर्नन अंकल के मुंह से एक अजीब सी खिसियाती आवाज़ निकली। मैं आपको कह देता हूँ, आप तत्काल यहाँ से चले जाएं, सर, उन्होंने कहा। आप ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो, डजली डरपोक कहीं के, भीमकाय आदमी ने कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया, वर्नन अंकल के हाथ से बंदूक छीनी और उसे इतनी आसानी से मोड़ दिया जैसे वह रबड़ की बनी हुई, और फिर उसे कमरे के कोने में फेंक दिया। वर्नन अंकल ने एक और अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया गया हो। भीमकाय आदमी ने डजली परिवार की तरफ पीट करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद रास्ते में कहीं हम इसके ऊपर बैठ गए हैं, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। उसने अपने काले ओवरकोट के अंदर वाली जेब में हाथ डाला और कुछ दबा हुआ पैकेट बाहर निकाला। हैरी ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर बड़ा एक चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिस पर हरी चाशनी से लिखा था, हैप्पी बर्थडे हैरी। हैरी ने भीमकाय आदमी की तरफ देखा। यह कहना चाहता था कि धन्यवाद, परंतु यह शब्द उसके मुंह तक आते आते गुम हो गए। उसके मुंह से धन्यवाद की बजाय निकल पड़ा, आप कौन हैं? भीमकाय आदमी हंसा। सही बात है, हमने अपना परिचय दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स के चाबियों और मैदान के रखवाले। फिर उसने अपना विशालकाय हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते समय हैरी की बाह को हिलाकर रख दिया। तो चाय के बारे में क्या ख्याल है? उसने अपने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास उससे भी ज़्यादा कोई मज़ेदार चीज़ हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी जिसमें सिकड़े हुए चिप्स के पैकेट थे, और उसने नाक भौं से कोड़ी। फिर वह अंगीठी पर झुका। वे लोग यह नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, परंतु जब वह एक पल बाद वहाँ से हटा तो फिर वहाँ आग की तेज़ लपटें धड़क रही थीं। आग की वजह से सीली झोपड़ी में लहराती हुई रोशनी भर गई, और हैरी को यह महसूस हुआ जैसे वह गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। भीमकाय आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया और उसके वजन से वह दब गया। वह अपने कोट की जेब से ढेर सारा सामान निकालने लगा। तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, पोकर, चाय की पतीली, लकड़ी के कई मग और एक गहरे हरे रंग की बोतल जिसमें उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट पिया। जल्द ही भुन रहे कबाबों की आवाज़ और खुशबू झोपड़ी में भर गई। जब भीमकाय आदमी काम कर रहा था तो वे सभी चुप थे, परंतु जब उसने 6 मोटे रसदार हल्के भुने कबाब पोकर से बाहर निकाले तो डडली थोड़ा छटपटाया। वर्नन अंकल ने तेजी से कहा, डडली, उसकी दी कोई भी चीज़ मत छूना। भीमकाय आदमी ने ठहाका मारा। तुम्हारे मोटे थुलथुले बेटे को और मोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डजली, चिंता मत करो। उसने हैरी को कबाब दिए, जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे उसने इतनी अच्छे खाने की कल्पना पहले कभी की ही नहीं थी, या फिर इतनी अच्छी चीज़ पहले कभी खाई नहीं थी। पर
अब भी वह अपनी आंखें भीम का आदमी से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने भी कुछ नहीं बताया तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, परंतु मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन है। भीम का आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और हथेली के पीछे वाले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। हमें हैग्रिड कहो, उसने कहा। सभी हमें इसी नाम से बुलाते हैं, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, हम हॉगवर्ट्स में चाबियों और मैदान के रखवाले हैं। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। नहीं, हैरी बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। सॉरी, हैरी ने तत्काल कहा। सॉरी, हैग्रिड गरजा और डजली परिवार को घूरने लगा, जो छाया के पीछे छुप गए थे। सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही हैं, परंतु हमने यह कभी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना। कसम से, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी और डैडी ने यहाँ यह सब कहाँ सीखा? क्या सीखा? हैरी ने कहा। क्या सीखा? हैग्रिड गरजा। जरा एक मिनट रुको। वह उछल कर खड़ा हुआ। हैग्रिड गुस्से में पूरी झोपड़ी के आकार का लग रहा था। डजली परिवार दीवार से चिपक कर दुबक कर खड़ा हो गया। क्या इसका यह मतलब है? वह डजली पति पत्नी की तरफ देखकर गुर्राया कि यह बच्चा यह किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हैरी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ गई। वह स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं आते थे। मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, उसने कहा। देखिए, मैं गणित वगैरह में अच्छा हूँ। परंतु हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब हमारी दुनिया के बारे में, तुम्हारी दुनिया के बारे में। हमारी दुनिया, तुम्हारे मम्मी डैडी की दुनिया। कौन सी दुनिया? ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह फटने ही वाला है। डजली गरजा। वर्नन अंकल का चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया था। और भी फुसफुसाकर काएँ काएँ जैसी कुछ बोल रहे थे। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। परंतु तुम्हें अपने मम्मी डैडी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, उसने कहा। हमारा मतलब है वे मशहूर है, तुम भी मशहूर हो। क्या मेरे मम्मी डैडी मशहूर हैं? क्या सचमुच? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? हैग्रिड ने अपनी बालों में उंगलियां फेराईं और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? उसने अंत में पूछा। वर्नन अंकल की आवाज़ अचानक वापस लौट आई। रुक जाइए, उन्होंने आदेश दिया। यहीं पर रुक जाइए सर, मैं आपको मना करता हूँ, आप इस लड़के को कुछ भी ना बताएं। वर्नन अंकल से ज़्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की गुस्से भरी निगाहों से दहल सकता था। जब हैग्रिड बोला तो उसका हर एक शब्द गुस्से के मारे थर्रा रहा था। तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या था जो डम्बलडोर उसके लिए छोड़ गए थे। हम वही थे। हमने अपनी आंखों से डम्बलडोर को चिट्ठी छोड़ते हुए देखा था। डजली, तुमने इतने सालों तक उससे यह बात क्यों छुपा कर रखी? कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। ठहर जाइए, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आतंकित होकर वर्नन अंकल चीखे। पिटूनिया आंटी ने घबराकर सिसकी भरी। तुम दोनों बाहर में जाओ और जाकर अपना सिर धुनो, हैग्रिड ने कहा। तुम एक जादूगर हो, हैरी। झोपड़ी के अंदर खामोशी थी। सिर्फ समुद्र की लहरों और सीटी की आवाज़ जैसी हवा चारों तरफ सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेजी से सांस भरते हुए कहा। जादूगर, और क्या? हैग्रिड ने कहा और सोफे पर एक बार फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कराहता हुआ थोड़ा और नीचे धंस गया। और हम कहते हैं तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की ज़रूरत है। तुम जिन मम्मी डैडी के बेटे हो उनका बेटा और हो भी क्या सकता है। हमें लगता है अब समय आ चुका है, तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को ले लिया जिस पर हैरी हरी स्याही से लिखा हुआ था, मिस्टर एच पॉटर, फर्स्ट चट्टान पर बनी झोपड़ी, समुद्र। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और पढ़ने लगा। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, हेडमास्टर डम्बलडोर, ऑर्डर ऑफ मर्लिन, फर्स्ट क्लास, ग्रांड सॉर्सरर, चीफ वर्लॉग, सुप्रीम बकमम, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विज़र्ड, मिस्टर पॉटर, हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही कि आपको हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के लिए स्वीकार कर लिया गया है। आवश्यक किताबें और उपकरणों की सूची साथ में लगी हुई है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतजार करेंगे। आपकी मिनर्वा मैगोनिकल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेट। हैरी के दिमाग में पटाखे की तरह कई सवाल फूटे और वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन सा सवाल पूछे। कुछ मिनट बाद वो अटका बोला, वे मेरी उल्लू का इंतजार करेंगे, इसका मतलब क्या है? तूफान की आंख। इससे मुझे याद आया, हैग्रिड ने कहा, और उसने अपने माथे पर इतनी कसकर मारा कि उससे कोई घोड़ा गाड़ी भी पलट सकती थी। इसके बाद उसने अपने ओवरकोट के अंदर से एक दूसरी जेब से एक उल्लू निकाला, एक असली जिंदा, थोड़ा परेशान दिख रहा उल्लू, एक लंबी कलम और चमड़े के एक कागज भी। अपने दांतों को जीभ में दबाकर उसने चिट्ठी में लिखी, जिसे हैरी दूर से पढ़ सकता था।
डियर मिस्टर डम्बलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी गई है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है। आशा है आप सकुशल होंगे, हैग्रिड। हैग्रिड ने उस चिट्ठी को मोड़ी, उसे उल्लू को पकड़ा दिया जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। उसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल कर छोड़ दिया। फिर वह वापस आया और बैठ गया, जैसे यह करना उतना ही आसान हो जैसे कोई फ़ोन पर बात करना हो। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसने उसे तत्काल बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा। परंतु उसी समय वर्नन अंकल आग की रोशनी में आए। उनका चेहरा राख जैसा दिखता था, परंतु वे बहुत नाराज लग रहे थे। वह नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड घुरघुराया और बोला, हम देखना चाहते हैं कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोक सकता है। क्या? हैरी ने दिलचस्पी से कहा। मगलू? हैग्रिड ने कहा, जो जादू करना ना जाने। हम लोग जादू ना जानने वाले लोगों को इसी नाम से पुकारते हैं, और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मगलू परिवार में बड़े हुए। जब हमने इसे रखा था तो कसम खाई थी कि हम यह सब बकवास बंद कर देंगे। वर्नन अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि हम इस बकवास को बंद कर देंगे, उसके अंदर के सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। जादूगर, आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था मैं जादूगर हूँ? पता था, पेटूनिया आंटी अचानक चीखी। हाँ पता था, बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो वही थी। उसे भी इसी तरह की चिट्ठी मिली थी और वह इसी स्कूल में गई थी। छुट्टियों में जब वह घर आती तो उसकी जेब में मेंढक के बच्चे भरे पड़े होते थे और वह चाय के कप को चूहे में बदल देती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वह दीवानी हो गई थी, परंतु मेरी मम्मी डैडी जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो ये वो थी। उन लोगों को गर्व था और उनके घर में भी एक जादूगरनी थी। वे एक लंबे सांस लेती हैं और रुक गईं, फिर बोलने लगीं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने कई सालों तक की भड़ास निकालना चाहती थी। फिर वहाँ उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम हुए और जाहिर है मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं की तरह बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। जैसे ही उसने बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाके में? आपने तो मुझे बताया था कि वे कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वह इतने गुस्से से कूदा कि डर्सली परिवार अपने कोने में एक बार फिर खिसक गया। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते हैं? यह बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज़ में कहा। जब डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें नहीं मालूम कि तुम्हें बताने के लिए यह सही समय है या हम सही आदमी हैं या नहीं, परंतु किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बिना यह जाने कि तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो। उसने डजली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा यह होगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हम तुम्हें सब नहीं बता सकते। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ बातें बता सकते हैं। वह बैठ गया और कुछ पल तक आग को देखते रहने के बाद उसने कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेते, पर कोई भी उसका नाम नहीं लेना पसंद करता। पर क्यों? तूफान की आंख। हैरी, लोग अब भी डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वह एक ऐसा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वह इस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका था। इससे भी बुरा, बुरे से भी बुरा उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। आप लिखकर बता दें, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हम उसके हाथ की स्पेलिंग नहीं लिख सकते। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड की कँपकँपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत कहलवाना। बहरहाल यह जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगर को अपने दल में शामिल करता रहा। कई जादूगर उसके दल में चले गए। कुछ तो डरे हुए थे, कुछ ताकत में थोड़ा सा हिस्सा चाहते थे, क्योंकि वह अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बहुत बुरे दिन आ चुके थे हैरी। कोई नहीं जानता था किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। अजनबी जादूगर या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होने लगी थीं। वह
सिंहासन की तरफ बढ़ चला था। जाहिर है कुछ लोग इसके खिलाफ थे और उसने उन्हें मार डाला। भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स ही इकलौती जगह थी जहाँ इसका खतरा नहीं था। हमें लगता है डम्बलडोर ही अकेले एक ऐसे जादूगर थे जिसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, कम से कम उस समय तक तो बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वे हॉगवर्ट्स के हेड गर्ल और हेड बॉय थे। यह रहस्य है कि तुम जानते हो कि उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वह जानता था कि डम्बलडोर के इतने करीब थे कि वह काले जादू की तरफ कहीं नहीं जाएंगे, या शायद उसने सोचा था कि वह उन्हें राजी कर लेगा, या फिर शायद वह सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते थे कि वह 10 साल पहले हैलोवीन के दिन उस गाँव में गया जहाँ तुम्हारा परिवार रहता था। तुम सिर्फ 1 साल के थे। वह तुम्हारे घर आया और हैग्रिड ने अचानक एक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक छिनकी मानो कोहरे की चेतावनी देने वाला बिगुल बज गया हो। सॉरी, उसने कहा, परंतु यह बहुत दुखद भरी कहानी है। हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे और उनसे अच्छे लोग दुनिया में मिल नहीं सकते। तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला और फिर। और दरअसल हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हमें लगता है वह तुम्हारे खानदान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, या शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में बहुत मज़ा आने लगा था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। काफ़ी कभी तुमने सोचा है तुम्हारे माथे पर यह अजीब सा निशान क्यों है? यह कोई मामूली खरोंच नहीं है हैरी, यह एक ऐसा घाव है जो कोई शैतानी जादूगर बुरे शक्तिशाली और बुरा श्राप देता है। तब तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने पहले मिटा दिया, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चला और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा सिवाय तुम्हारे, और उसने अपने ज़माने के बड़े बड़े जादूगर को मार डाला, जैसे मैक्नोनस, बोन्स, प्रीवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे, फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक विचार आ रहे थे। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनी की चकाचौंध देखी और उसे पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। अब उसे कुछ और भी याद आया। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड ने उसे दुख भरी निगाहों से देखा। तबाह हो चुके घर में से हम खुद निकाल कर लाए थे डम्बलडोर के कहने पर, और फिर हम तुम्हें इन लोगों के पास ले आए। बकवास, बहुत ऊंची की वर्णन, अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वह लगभग भूल ही गया था कि डर्सली परिवार भी वहाँ है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वर्णन अंकल की हिम्मत वापस लौट आई और वे हैग्रिड को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी मुट्ठी तानी हुई थी। अब कान खोलकर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, परंतु शायद इतने भी अजीब नहीं हो कि जमकर पिटाई लगने के बाद तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहाँ तक तुम्हारे माता पिता के बारे में कही गई बात का सवाल है, तो यह सच है कि वे जादूगर थे और मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है कि दुनिया उनके बिना ज़्यादा अच्छी तरह से चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी उम्मीद थी, हमेशा जानता था कि उनका अंत बुरा होगा। परंतु उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और उसने अपने पैकेट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली, जिसे वर्णन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए उसने कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। एक भी शब्द आगे कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भाले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए वर्णन अंकल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। वे दीवार के पीछे पूरी तरह से टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो गहरी सांस लेती हुई एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, और इस तरह सोफा और इतना धंस गया कि फर्श से जा लगा। इस बीच हैरी को बहुत से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल। परंतु वोल्डेमॉर्ट मेरी मतलब तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? सवाल अच्छा है हैरी, गायब हो गया, वह खत्म हो गया, या उसी रात को जिस रात को उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य। देखो, वह दिनों दिन ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था और फिर वह पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ लोग कहते हैं वह मर गया, लगता है यह सब बेकार की बात। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी भी इंसानियत थी कि वह मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी कहीं पर है और बहुत अपना समय काट रहा है, परंतु हमें इस पर विश्वास नहीं है। जो लोग उसकी तरफ थे अब हमारी तरफ लौट आए हैं। कुछ तो जैसा लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वह वापस आ गया होता तो हमें नहीं लगता कि वे लोग लौटकर हमारी तरफ आ सकते थे। हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वह अब भी कहीं पर है, परंतु उसकी शक्तियाँ चली गई। वह इतना कमज़ोर हो गया है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ थी हैरी
जिसने उसे ख़त्म कर दिया। उस रात को ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते वह क्या था, कोई भी नहीं जानता था, पर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उसकी गिल्लियाँ बिखेर दी। हैग्रिड की आंखों में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान की भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व का अनुभव करने की बजाय यह सोचा था कि कहीं ना कहीं कोई भयानक गलती हुई। जादूगर, और वह यह कैसे संभव हो सकता है? ज़िंदगी भर वह डडली की मार खाता रहा, पेटूनिया आंटी और वर्नन अंकल की दहशत में रहा। अगर वह सचमुच जादूगर होता तो जब वह वे लोग उसे अलमारी में बंद कर देते थे तो वे मज़ेदार मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था तो फिर डडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह किक क्यों मारते रहता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई। मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं? अच्छा, अब जब तुम नाराज़ या डरे हुए होते तो कभी तुम्हारे साथ अजीब घटनाएं हुई हैं? नहीं हुई। हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए तो हर वह अजीब चीज़ जिसे वह अपने अंकल आंटी उससे बुरी तरह नाराज़ हुए तब हुई जब हैरी या तो डरा हुआ होता था या फिर गुस्से में होता था। जब डडली का गैंग उसका पीछा कर रहा होता था तो न जाने वह कैसे उन लोगों से उनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता था। जब वह बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल जाने से डर रहा था तो उसके बाल अपने आप बढ़ आए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था तो क्या उसने बदला नहीं ले ली थी? हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह ऐसा क्या कर रहा है। क्या उसने उस पर सांप नहीं छोड़ दिया था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हैग्रिड पहले से भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कान बिखेर रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम ज़रा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ट्स में मशहूर हो जाओगे। परंतु वर्नन अंकल बिना लड़े हार मानने वाले तो थे नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वह नहीं जाएगा। उन्होंने फुफकारते हुए कहा, वह स्टेनवॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसके लिए उसे हमारे एहसान मानना चाहिए। मैंने वे चिट्ठियाँ पढ़ी और उसे बहुत सी वाहियात चीज़ें चाहिए, जादू मंत्र की किताबें, जादुई छड़ी, और अगर वह जाना चाहता तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू भी उसे नहीं रोक सकता। हैग्रिड गुर्राया, लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हॉगवर्ट्स ना जाए? तुम पागल हो गए हो? उसका नाम तो उसी दिन वहाँ लिख दिया गया था जब वह पैदा हुआ था। वह दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहाँ रहने के बाद वह खुद को पहचान नहीं पाएगा। वह अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा जो यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, और वह हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देखरेख में जादूगर सीखेगा। इसे जादू के करतब सीखने के लिए मैं किसी सन की बुड्ढे को पैसे देने वाला नहीं हूँ। वर्नन अंकल चीखे, परंतु अब उन्होंने हद पार कर दी थी। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसे सिर के ऊपर से घुमाया और गरजती हुई आवाज़ में बोले, कभी भी हमारे सामने एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती हुई छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ की। एक जामुनी रोशनी निकली, पटाखे जैसी आवाज़ हुई, एक तेज चीख सुनाई दी और अगले ही पल डडली अपनी जगह पर नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्ठे पर थे और वह दर्द के मारे बिलबिला रहा था। जब उन्होंने अपनी पीठ उसकी तरफ की तो हैरी ने देखा कि उसके पैंट के छेद में से सूअर की मुड़ी हुई घुंघराली पूंछ लटक रही है। वर्नन अंकल दहाड़े, पेटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे के अंदर धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड की तरफ आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा और अंदर घुसने के बाद दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, परंतु यह वैसा पूरी तरह से नहीं हुआ। हम उसे सुअर बनाना चाहते थे, परंतु हमें लगता है वह पहले की तरह से ही इतना सुअर जैसा दिखता है कि उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उसने अपनी घनी भौं के नीचे से हैरी की कनखियों से देखा। वैसे अच्छा होगा अगर तुम हॉगवर्ट्स में यह बात किसी से ना बताओ, उसने कहा। सच कहें तो हमें जादू करने की मनाही है। हमें थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई है ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सकें और तुम तक चिट्ठियाँ पहुंचा सकें। यह भी एक कारण है जिस वजह से हम यह काम करने के लिए इतने उतावले थे। आपको जादू करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? वो ऐसा है, सच तो यह है कि कभी हम भी हॉगवर्ट्स में थे, परंतु हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे तीसरे साल में उन्होंने हमारी जादुई छड़ी के 2 टुकड़े करिए, परंतु डम्बलडोर ने हमें वहाँ पर रखवाले के रूप में रहने की दिया। डम्बलडोर महान है, आपको वहाँ से क्यों निकाल दिया गया? अब बहुत देर हो चुकी है और कल हमें बहुत सारा सामान खरीदने के लिए जाना है। हैग्रिड जोर से
बोला, कल शहर जाना है और तुम्हारी किताबें और बाकी का सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हरी तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़कर सो सकते हो, और अगर यह थोड़ा हिले डुले तो परेशान मत होना। मुझे लगता है किसी जेब में एक दो चुहिया होंगी।